अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने डिस्कस करना है वर्किंग को वर्किंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की। अ, यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में सारे मेथड करवा दिए हुए हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था और हमारे पास वोगल मेथड आ जाता है और लीस्ट कॉस्ट मेथड। और मैंने उस टाइम कहा भी था कि इसके बाद एक इन तीनों लेक्चर्स मेथड करवाने के बाद मैं इनकी वर्किंग का एक लेक्चर बनाऊंगा। वो दरअसल वर्किंग का लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि वर्किंग है ही सेम सब में। अब ये वाला जो मैं प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से मैंने सॉल्व किया था। इवन कि आप ये जाके वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है जो मैं 3 लेक्चर से लेता हूँ। उसी पे सोल्यूशन वगैरह कर रहा हूँ, उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। उसी में मैंने नॉर्थ वेस्ट लगाया था, उसी पे मैंने अपना वोगल मेथड और डिस्कोर्स मेथड भी लगाया था। ठीक है, बस ये है कि जब मैंने आपको बताया भी था कि हर लेक्चर में बताया होगा जो देखते हुए आ रहे हैं कि जब आपका टेबल फिल हो गया है, बस यहाँ तक कि आपका डिफरेंस होता है, उसका डिफरेंट होता है सारा। वो भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड लगाना। उसके बाद इस जब आपका टेबल फिल हो गया, चाहे आपने वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से किया है, या फिर आपने वोगल मेथड से किया है, जब आपका टेबल फिल हो गया उसके बाद के जो वर्किंग के स्टेप्स है ना, वो सेम टू सेम सब में सेम है। तो इसलिए मैंने वर्किंग का लेक्चर अलग से बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जो हमारे पास टेबल फिल होके आया था, मैं उसको आगे लेके सॉल्व कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ इसकी। तो हमारे पास जो आया था उसमें स्टार्टिंग बेसिक फीसिबल सोल्यूशन क्या था, x11 यानी कि x11 की वैल्यू 5, x12 की वैल्यू हमारे पास 10 थी, और इसी तरीके से सारे हमारे पास ये लिखे हुए हैं जिनके अंदर वैल्यूज फिल है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी मैंने बता दिया था कि कितनी आएगी। 5 × 10 करेंगे, प्लस 10 × 2 करेंगे, प्लस 5 × 7, प्लस इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास 520 कॉस्ट आ गया। अब हमने इसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट जो है वो हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमाइजेशन इसका करना है। तो हमारा यानी कि यहाँ से आपको पता लग गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइजेशन का है, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी। तो यहाँ से अब इसको ये हमें किस तरह पता लगेगा कि ऑप्टिमल है या नहीं। तो वो हमेशा पता चलता है कि ये जो हमारे पास एम्प्टी सेल्स है ना, ये हमारे पास ये मैंने आपको कहा था कि लास्ट लेक्चर में जितना भी था, यहाँ पे क्रॉस फिल हुए होंगे आपके। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि लेड पेंसिल से आप क्रॉस फिल करना, ताकि एंड पे जब आपका टेबल फिल हो जाए तो आप आराम से उसको रेज कर सकें। तो रेज करने के बाद आपके पास ये टेबल आ जाएगा, यानी कि फील्ड वैल्यू होंगे और आपके पास एम्प्टी सेल्स होंगे। ये जो एम्प्टी सेल्स है ना, ये हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं और नॉन बेसिक सॉल्यूशन होता है इनका। मतलब कि वेरिएबल क्या होगा इसका, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, x21 ये वेरिएबल कहलाएगा, इसी तरीके ये x31 कहलाएगा, ये वेरिएबल्स है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। तो अब हमने इनकी वैल्यूज कंप्यूट करनी है। इनकी वैल्यूज जब हम कंप्यूट कर लेंगे ना, उसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि भाईजान ये ऑप्टिमल है या नहीं सोल्यूशन जो हमने किया है, यानी कि ये जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, इज इट ऑप्टिमल। ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है, मैंने आपको कहा है कि कोस्ट है, कोस्ट को हमने मिनिमाइज करना होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मिनिमाइजेशन का है। एज द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमम ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स, यानी कि ये जो एम्प्टी सेल्स हैं इनके जब हम वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, ये नॉन बेसिक, ये जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं ना, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। इनका इनकी जो वैल्यूज हम निकालेंगे, इनके जो कोफिशिएंट आएंगे यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, तो उसकी बेस पे हो गया। तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या कहती है कि भजन जब इनके कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी, वो अगर सारी नेगेटिव हैं तो ऑप्टिमल है। यानी कि वही केस है जो ये कंडीशन आपको कोई नई कंडीशन नहीं है, ये आप मिड वन वाले कंटेंट से ही करते हुए आ रहे हैं। लाइक सबसे पहला आप मिड वन में जाए तो कोई तीसरा चौथा कह रहा हूँ, कोई चौथा पांचवा लेक्चर आप देखें जिसमें मैंने कराया था सिंपलेक्स टेबुलर फॉर्म। तो उसके अंदर हमारे पास अगर मिनिमाइजेशन का केस हो तो हम रुकते कब थे, जब हमारे पास जी के जो कोफिशिएंट्स वाली रो थी ना, वो उसमें जीरोज आ जाए या फिर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तब हम रुकते थे अगर मिनिमम का केस है। तो वही सेम सिनेरियो इसमें कि जब यहाँ पे जीरोज आ जाए या फिर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तो तब हमने स्टॉप कर देना, यानी कि हमारा ऑप्टिमल आ गया। फर्स्ट करें यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी नेगेटिव 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 है, यहाँ पे जीरो आ गया या नेगेटिव आ गई, तो हमने स्टॉप कर दिया। हमने कह देना कि भैया ऑप्टिमल ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल है। ठीक है, उसी को हम, ये था सेम वही है, आप चलता है यहीं पे बस फर्स्ट क्या कहते हैं चेंज आएगा कि अगर मिनिमाइजेशन का नहीं है, अगर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू नॉट
नॉन नेगेटिव होगी, लाइक जीरोज या पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे जीरोज या पॉजिटिव, तो तब हम कह देंगे भाईजान हमारा ये जो है ना सोल्यूशन वो ऑप्टिमल है। हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज फिल कर ली, इसके बाद इनको नहीं छेड़ना होता। इनके ज़रिए अब हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ है निकालने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेथड मल्टीप्लायर्स में क्या होता है कि भाईजान आपने जो रोज़ और कॉलम्स है ना उनको आपने वेरिएबल्स असाइन कर देने। लाइक अब ये कॉलम जो है ना इनको मैं सॉरी रो जो है इसको मैंने u1 कह दिया, इसको u2 कह दिया, u3 कह दिया, इस कॉलम को मैं v1 कह देता हूँ, इसको v2 कह देता हूँ, इसको v3 एंड v4। आपकी अपनी मर्जी कि आप a1 कह दें, a2 b1 कह दें, या जो भी आप कहना चाहें। तो मैंने खैर रो को u1 u2 u3 से रिप्रेजेंट कर दिया, और अब मैंने कॉलम्स में v1 v2 v3 v4 से रिप्रेजेंट कर दिया कॉलम्स को। अब हमने क्या करना, अब हमने u1 u2 u3 और v1 v2 v3 v4 इन सब की वैल्यूज को कंप्यूट करना। वो किस तरीके से करते हैं, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन लिखी है, फॉर ईच ए बेसिक वेरिएबल मल्टीप्लाई सेटिस्फाई द कंडीशंस यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। यानी कि यू आई क्या है, यानी कि u1 है, तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू सी आई जे, यानी कि सी आई जे यानी कि कॉस्ट C11, तो वही यहाँ पे लिखा है, यानी कि x11 वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो होगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू C11, और जो कि ये क्या होगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेरिएबल्स को लेना है। यहाँ पे याद रखना कि सारे वेरिएबल्स को सारे सेल्स को नहीं देखना, हमने ये जो एम्प्टी सेल है ना इनको हमने इग्नोर कर देना, ये जिनके अंदर वैल्यूज है इनको हमने लेना है। बेसिक वेरिएबल्स ये लिखा भी है, फॉर ईच बेसिक वेरिएबल। तो इसी तरीके से u11 ये वाला सेल बेसिक वेरिएबल है, तो ये आएगा u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2, वो या u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये वाला सेल देखते हैं u2 प्लस v2 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से u2 प्लस v3 इज इक्वल टू 9, एंड यहाँ पे आ जाएगा u2 प्लस v4 इज इक्वल टू 20, वही है। यहाँ पे देखें तो u3 प्लस v4 इज इक्वल टू 18, वो यहाँ पे लिखते हैं। कॉस्ट को लिखना, ये ना लिख देना इनकी वैल्यूज, यानी कि ये 10 नहीं लिखना, कॉस्ट लिखनी है 18। ये फॉर्मूला ज़्यादा है, u ऑफ i प्लस v ऑफ j इज इक्वल टू सी आई जे। ठीक है, इस तरीके से आपने इक्वेशंस बना ली। अब हमने क्या करना कि भाईजान वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से कंप्यूट करना, हमने इन्हीं ये जो है ना इन इक्वेशंस को जो हमने बनाई है इनको ही सॉल्व करके हम इनकी वैल्यूज़ को कंप्यूट करें। क्या करते हैं हम, इनिशियली हमने क्या करना कि सिर्फ और सिर्फ u1 को ना, आपकी मर्जी, आप u1 u2 u3 या v1 v2 v3 v4 में से किसी एक वेरिएबल को आप जीरो लेट कर लें, उसको आप जब आप इसमें पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, तो हम इनिशियली जो हमेशा लेते हैं ना वो u1 को ही हम जीरो लेट करते हैं। वही क्या हमने लेट किया u1 को इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट किया तो यहाँ पे u1 है, तो u1 यहाँ पे 0 हो गया, प्लस v1 इज इक्वल टू 10, तो ये तो 0, तो v1 की वैल्यू आ गई 10। इसी तरीके से यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी 2, u1 0 जो है, जब v1 v2 और u1 की वैल्यू तो है u1 0 है, v1 10 आ गया, v2 2 आ गया, तो उसी के ज़रिए हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि इनके वैल्यूज पुट कर जाएंगे और वैल्यूज निकाल देंगे सारे। वही किया, v1 हमारे पास 10 आ गया 0, यहाँ पे v2 हमारे पास 2 आ गया, देन हमारे पास u2 प्लस था हमारे पास v2, तो v2 की वैल्यू हमने 2 कंप्यूट की हुई थी, तो वो हमने पुट कर दी। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट करके ना यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, यानी कि u1 तो वही हमने यहाँ पे लिख दी। u1 की वैल्यू हमने 0 लेट की थी, वो यानी कि वो 0 हुई। u2 की वैल्यू क्या कंप्यूट करने के बाद आई 5, वही हमने यहाँ पे लिख दी। u3 की वैल्यू 3 आई है, यहाँ से हम चेक भी कर लेते, u3 3 था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। इस तरह v1 10 आया था, यहाँ पे हमने v1 के कोरस्पॉन्डिंग 10 लिख दिया। इसी तरीके से v2 2, v3 4 एंड v4 इज इक्वल टू 15। ओके, हम अब हमने वैल्यूज इनको लिख दी है, वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख दिए इनके साथ साथ। अब क्या, अब हमने यानी कि ये जो एम्प्टी सेल्स है ना इनकी वैल्यूज क्या निकालने और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि भाईजान कोफिशिएंट कंप्यूटेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। नाउ वी यूज मल्टीप्लायर्स टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। मैंने आपको कहा था ये जो मल्टीप्लायर्स हमने इंट्रोड्यूस किया इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, और इन वैल्यूज को यूज़ करके तभी हम इनके जो नॉन कोफिशिएंट्स है ना, सॉरी नॉन कोफिशिएंट कह रहा हूँ, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको कंप्यूट करेंगे। तो वो फार्मूला होता है u ऑफ i प्लस v j आई जे।
यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। सी आई जे क्या है? सी यानी कि कॉस्ट होता है। तो ये देखते हैं किस तरीके से, लाइक यानी कि ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो या इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है? यू वन प्लस वी थ्री। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? यू वन आएगा प्लस वी थ्री माइनस कर देना सी आई जे, यानी कि ये वाली कॉस्ट सी वन थ्री होगा। तो यहाँ पे 20 यानी कि 0 + 4 - 20। तो यही नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है? x13 बनता है ना, पहली रो और थर्ड कॉलम में, तो x13 है। तो 0 + 4 - 20 किया है ये कॉस्ट को, तो हमारे पास आ गया -16। हमने यहाँ पे लिख दिया -16। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कि भाईजान ये जो आप वैल्यूज़ आप लिख रहे होंगे यहाँ पे, तो चलो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर लिया, लाइट ग्रीन से, नॉन बेसिक वेरिएबल्स का, ताकि पता चले, क्योंकि आगे जाके ना यहाँ पे जो इसकी वर्किंग है ना, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से सेल नॉन बेसिक थे और कौन से बेसिक वेरिएबल्स थे। तो आप बेहतर है कि यहाँ पे आप कोई दूसरा कलर का आप पेन यूज़ कर लें नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने, ताकि आपको पता रहे कि भाईजान ये इस, यानी कि रेड पेन यूज़ कर लें या कोई भी कलर आप यूज़ करें, ब्लैक पेन यूज़ कर लें। अगर आपने ये बेसिक वेरिएबल्स वगैरह कंपटीशन ब्लू से की हुई है, तो आप ब्लैक पेन से लिख दें यहाँ पे, या रेड पेन है उससे लिख दें, या फिर आप ऐसा करें कि लेड पेंसिल से आप इन बॉक्सेस को हाईलाइट कर दें, लाइक इसके अंदर स्टार बना दें या कुछ टिक, यानी कि इस तरह मार्क लगा दें, ताकि आगे जाके ना, क्योंकि वर्किंग में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह ना आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेसिक वेरिएबल्स है और नॉन बेसिक है। क्योंकि बच्चे फिर मिक्स कर देते हैं कि भजन नॉन बेसिक कौन सा था, बेसिक, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम तो होता नहीं है, जल्दी जल्दी कंपटीशन करनी होती है, तो फिर इस तरह टाइम भी वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन भी रह जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आप साथ साथ करते रहें। तो ये आ गया -16। इस तरीके से इस सेल को देख लेते हैं। ये हमारे पास होगा x14 की वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट होगी? u1 + v4 माइनस ये कॉस्ट 11, यानी कि 15 माइनस 0 + 15 - 11 किया तो 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, वही यहाँ पे कंप्यूट करके 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये x21 की वैल्यू देख लेते हैं, ये किस तरीके से आएगी? u2 + v1 - 12, तो यानी कि 5 + 10 - 12, ये हमारे पास 3 आ गई है, यहाँ पे दिखाई भी है वर्किंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसी तरीके से हम इसकी कंप्यूट कर लेंगे, जो कि होगा u3, यानी कि 3 + 10 - 4 किया, तो हमारे पास आ गया 9, यहाँ पे 9 आ गया। एंड द इसी तरीके से ना हम बाकी सेल्स जो दो रह गए थे, यानी कि ये इन दोनों की वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया, यानी कि 3 + 2 - 14, तो हमारे पास -9 आ गया। इसी तरह 3 + 4 किया 7 - 16 किया, तो हमारे पास -9 आ गया। ठीक है, ये अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के सारे कोफिशिएंट कंप्यूट हो गए, इनकी वैल्यूज कंप्यूट हो गई हमारे पास, आप देख भी लें। तो ये जो ग्रीन में हाईलाइट है, लाइट ग्रीन, ये हमारे पास नॉन बेसिक है, और ये जो हमारे पास वाइट में है, तो ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि भजन अब वही एंट्रिंग और लिविंग वेरिएबल हमने डिसाइड करना है। तो इस में जो हम एंट्रिंग और लिविंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं, वो किस तरीके से होगा? सिंपल वही वाला था जो सिंपलेक्स मेथड को आप याद करें, टेबलर में क्या होता था कि भजन आपने कौन सा लेना होता था कि हमारे पास कौन सा एंटरिंग वो कॉलम होता था ना, उसमें कॉलम्स और रोज होती थी। तो कॉलम्स हमने सबसे पहले तो एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करना था, यानी कि कॉलम डिसाइड करना होता था कि कौन सा होगा। तो वो हम देखते थे कि भाईजान मिनिमम का केस है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है। तो क्या होगा कि भाईजान जी की रो में जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा ना, वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो सेम वही सिनेरियो, यहाँ पे जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका हम एंटरिंग वेरिएबल लेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि भाईजान नॉन बेसिक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज का, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, यानी कि ये देखें यहाँ से पता लग गया कि भाईजान एक वैल्यू पॉजिटिव भी अगर आ गई, तो इसका मतलब यानी कि ऑप्टिमल नहीं है, इसकी आइट्रेशन आगे इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। -16 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 9 है, -9 ये तो सही है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज तो आई हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 3 पॉजिटिव वैल्यूज आई ये बता रही हैं कि भाईजान हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, यही बात यहाँ पे लिखी है। एज अ क्वेश्चन नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, अगर इन तीनों ने बताया कि भाईजान ऑप्टिमल नहीं है, मैंने आपको कहा था जीरोज आ जाए या नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि ऑप्टिमल है ये। ओके, तो सेम आप इस पे आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भाईजान क्या एंटरिंग वेरिएबल होगा? मोस्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट जो होगा ना,
अपना नॉन बेसिक वेरिएबल का, वो हमारा एंट्रिंग वेरिएबल होगा। तो इसमें क्या है, 9 क्या है हमारा वेरिएबल बनता है x31, यानी कि x31 हमारे पास एंट्रिंग वेरिएबल है। अब हमने क्या करना है कि भाईजान ये हमारे पास एंट्रिंग वेरिएबल है ना, तो अब हमने एक क्लोज्ड लूप बनाना है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि भाईजान आपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए अलग कलर यूज़ कर लेना और बेसिक वेरिएबल्स के लिए अलग कर लेना, या फिर आपने लेड पेंसिल या जिस जो भी है आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप मार्क लगा लेंगे उन वाले सेल्स में कि नॉन बेसिक सेल्स कौन से हैं, और बेसिक का तो खैर बगैर सिंबल होगा तो उधर से ही पता चल जाएगा कि ये बेसिक है वेरिएबल्स। तो हम्म, तो हमने क्या करना कि अब मैंने आपको कहा था क्लोज लूप बनाना। अब क्लोज लूप आपने क्यों बनाना है कि उससे से हमें लिविंग वेरिएबल पता लगेगा कि हमने लिविंग वेरिएबल कौन सा लेना है। एंट्रिंग तो हमें पता लग गया, लिविंग क्लोज लूप बना के ही हमें पता लगेगा। और उसमें ये होता था कि भाईजान मैं आपको पहले कंडीशन बता रहा हूँ कि क्लोज लूप इस तरह बनाना है कि उसके जो एंड पॉइंट्स है ना वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स में लाई करें, सिवाय उस सेल को छोड़ के जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है नॉन बेसिक वेरिएबल सेल से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी सेल्स होंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा जिस उसी सेल से होगा जिस सेल से हम स्टार्ट करेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल से। बाकी उसके अलावा जितने भी उसके एंड पॉइंट्स हैं यानी कि हेड और टेल वो बेसिक वेरिएबल्स के सेल में लाई करनी चाहिए, ये लाजमी याद रखना। इसलिए मैं कह रहा था कि आपने इन दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल और बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल में डिफरेंशिएट रखना है। इधर तो चलो ग्रीन हाईलाइट हुआ हुआ और वाइट है, इधर से पता लग रहा है, लेकिन पेपर में करते वक्त इस तरह तो नहीं ना हाईलाइट हुआ होगा। तो अब हमारे पास होता है कि भाईजान आप लूप के लिए दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हॉरिजेंटल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं, डायगोनली नहीं आप मूव कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल था, यहाँ मैंने आपको कहा था कि एंट्रिंग वेरिएबल हमारा ये है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने मार्क लगा देना है प्लस, एक मैं ना आपको यहाँ पे भी कर देता हूँ, खैर मैं ना मार्क लगा देता हूँ। खैर यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, ये जो हमारे पास है ना ये जो सेल हाईलाइट है यानी कि ये वाली वैल्यूज के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं बॉक्स बना, ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल्स हैं और बगैर जो इसके हैं ना वो सारे बेसिक वेरिएबल वाले सेल हैं, ठीक है। इंडिकेट आपको पता था चल गया डिफरेंस, ऊपर तो उसने हाईलाइट किया हुआ था, इधर उसने इस तरीके मैंने ना इस तरीके से कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि भाईजान ये हमारा एंट्रिंग वेरिएबल था, तो यहाँ पे हमने थीटा लिख देना है। बुक में भी ऐसे ही किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब आपको पता चल जाएगी लॉजिक, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना थीटा लिखें, ये लिखना ज़रूरी है, लेकिन बुक में ऐसा हुआ था इसलिए मैं आपको ऐसे गिराना। आपने ये एंटरिंग वेरिएबल लिया तो यहाँ पे आपने ना प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है। ये प्लस थोड़ा अजीब सा बन गया, खैर आपको तो पता लग गया ना क्या करना है। यहाँ पे प्लस लिख देना है, यहाँ से स्टार्ट करें ना वहाँ पे प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाईजान आपने अब आप हॉरिजेंटल जा सकते हैं या वर्टिकल मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो डायरेक्शन है और ये आपके पास कंपल्सरी नहीं है कि आप यहीं से आप इसी हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करें, आप इसकी जगह यहाँ पे भी एरो लगा सकते थे, ठीक है। अब देखें मैंने आपको कहा था दूसरी कंडीशन ये थी एक तो ये थी कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल मूव कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल और एंडिंग जो होगा वो हमारा उसी नॉन बेसिक सेल पे होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया होगा, स्टार्ट भी यही होगा यानी कि एंड भी यहीं पे होगा लूप हमारा। थर्ड कंडीशन ये थी कि भाईजान जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि आपके यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग के पॉइंट के अलावा ना, लाइक मतलब कि स्टार्टिंग सेल ये है, यहाँ पे ये एक तो ये हेड आ रहा है और ये टेल यहाँ से निकलेगी, सारी बात है। तो इन दोनों को छोड़ के इसके अलावा जितने भी आपके ये यानी कि ये हेड हैं और टेल है, एंड पॉइंट्स हैं जो आपके वेक्टर के बनेंगे, वो हमेशा बेसिक वेरिएबल्स में लाया करने चाहिए, बेसिक वेरिएबल के सेल में, ठीक है। इसको ये भी याद रखना है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं वर्टिकल मूव कर ले जाऊँ या तो मैं हॉरिजॉन्टल मूव कर जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे साथ दोनों चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे भी बेसिक वेरिएबल है यहाँ पे भी बेसिक वेरिएबल है। मेरी मर्जी मैं यहाँ पे मूव कर दूँ या यहाँ पे, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि मैंने आपको कहा यहाँ पे प्लस लगा लिया, यहाँ पे से मूव किया, यहाँ पे मैंने आपका क्या कहा था कि आपने बेसिक वेरिएबल के सेल में रुकना जाके,
आपका हेड उसमें होना चाहिए, तो मैंने बेसिक वेरिएबल में रुका। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेल में रुको, अगर यहाँ पे फर्ज करेंगे यहाँ पे भी होता 9 बेसिक वेरिएबल होता, आप यहाँ पे भी रुक सकते थे। अब क्योंकि ये डिसीजन आपने कैसे करना, आपने इस तरीके से करना भाईजान। आप यहाँ पे अगर बेसिक वेरिएबल होता, अभी तो खैर नॉन बेसिक है ना, तो मैं अगर यहाँ पे लिखते तो फिर ये डिसीजन किस बेस पे करना था, आप उस सेल में जाके लिखते हो बेसिक वेरिएबल के सेल में, कि आपको पता है कि भजन इससे आगे मेरा पाथ नहीं कर सकता। ये ना हो कि आप कोई ऐसा सिलेक्ट कर लो बेसिक वेरिएबल जिसमें से आगे आप मूव ही ना कर सकते, क्योंकि आपने जाना हॉरिजेंटल या वर्टिकल, डायगोनली आप मूव नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसा सेल पकड़ लें जहां से आप वर्टिकल भी नहीं जा सकते और हॉरिजेंटल, यानी कि आपको पाथ रिपीट करना पड़े, तो वो वाला सिनेरियो नहीं करना, आपने वो वाला सेल ही नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, हम यहाँ से गए, यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ पे यानी कि मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम माइनस लगा देंगे जहाँ पे हम जाके रुके। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक वेरिएबल था, यहाँ पे रुके। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही चॉइस थी कि भाईजान हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, क्योंकि ऊपर ही बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने हमेशा उस सेल में रुकना है, यानी कि एंड पॉइंट्स वेक्टर के उसमें लाई करना चाहिए हमेशा, वो जिस सेल में लाई करेंगे वो बेसिक वेरिएबल वाला सेल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अब हमने वर्टिकल मूव किया, क्योंकि ये तो बेसिक था, इससे ऊपर नॉन बेसिक था, तो इसलिए हम यहीं पे रुक गए, और हमें पता है कि भजन हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे प्लस था, इस टेल पे प्लस था, इसका जहाँ पे हेड आया तो वहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दी, कोरोस्पॉन्डिंग आपने मूव कर दिया। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद यहाँ पे हम रुके थे, तो यहाँ पे हमने प्लस का निशान लगा दिया। मैं बताऊंगा कि प्लस हम क्यों लगा रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक ही चॉइस थी कि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करूँ, तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया, तो मैं उसको मूव करता रहा और मैंने यहाँ पे जाके रुका। ये भी बेसिक वेरिएबल था, देख रहे हैं आप, बेसिक वेरिएबल में, यानी कि हेड इसका बेसिक वेरिएबल में लाया कर, टेल भी बेसिक वेरिएबल में थी। अब आप कहेंगे कि भाईजान बेसिक वेरिएबल ये भी तो था, यहाँ पे क्यों नहीं रुके? तो यहाँ पे, यहाँ से अब मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं थी, वर्टिकल तो नहीं जा सकता, लेकिन आप कहेंगे कि भाईजान हॉरिजॉन्टल की तो मूव कर सकते थे, यानी कि हम यहाँ पे रुकें फिर यहाँ से आगे जाए। तो ऐसा आपने नहीं करना कि अगर आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकते। जिस तरह x इज इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जी है, तो आप कहते नहीं कि x इज इक्वल टू जी, तो वही सिनेरियो यहाँ पे, यानी कि आपने फिर यहाँ पे सीधा ही आपने यहाँ पे एरो लगाना है, जहाँ पे मतलब कि आप मैक्सिमम जा सकते हो, इसलिए यहाँ इसको इग्नोर कर देते। तो यहाँ पे हम जब पहुँचे थे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस लगाया था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव, जहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं ना वहाँ पे ये साइन आएंगे बस। तो यहाँ से अब हमारे पास चॉइस है, ये नहीं कि हम वापस नहीं जाना, हमेशा याद रखना। अब हमारे पास एक ही चॉइस है, वर्टिकल चले जाएं, क्योंकि बेसिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ टॉप पे इससे ऊपर मौजूद है, तो हम वर्टिकल ही मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे मूव कर गए, तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। अब यहाँ से हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम हॉरिजॉन्टल मूव कर जाएं, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे स्टॉप किया, हमने लगा दिया माइनस। ओके, अब यहाँ से हमारे पास देखेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल की ही चॉइस है। और वर्टिकल में देखें तो हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे नेगेटिव लगाया, माइनस लगाया था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहले ही प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही प्लस है, ये क्या है, बहुत गंदा सा हो गया, इसको रिमूव कर लेते हैं और बना देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज लूप बन गया। अब आप इसके एंड पॉइंट देखें ना, तो इस सेल के अलावा जहाँ से स्टार्ट हुआ नॉन बेसिक, उसको छोड़ के आप सारे एंड पॉइंट देखें, वो बेसिक वेरिएबल में लाई करें, यानी कि ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, बेसिक बेसिक। ठीक है, और ये हमने मार्क भी लगा लिया, साइन भी लगा लिया, प्लस माइनस। ठीक है, अब समझ आया। आप आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ ये किस लिए साइन लगाया है। तो ये आपको एक किस्म का शॉर्टकट भी है, तो यहाँ से ही मैं भी दोनों आपको समझा देता हूँ, थीटा के साथ भी समझा देता। ठीक है, कि ये हमारा क्लोज लूप बना है, इसने ये ना मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया आपको कि हमारा क्लोज लूप बना क्या है। अब हमने क्या किया कि भाईजान आपने यहाँ पे वही नोट लिखा हुआ है मैंने कि सारे जो एंड पॉइंट्स है ना क्लोज लूप के, वो कॉन्साइड करने चाहिए बेसिक वेरिएबल्स के सेट्स में, तो वही चीज़ है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। खैर, मैंने जो कहा था ना कि आपने प्लस माइनस क्यों लगाना है, वो इस वजह से लगाना है कि यहाँ पे आप देख लें कि आपने जो वैल्यू थी ना, उस यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ था।
ये देखिए माइनस लगाया। तो इसमें मैंने क्या किया, जो थीटा थे ना ये वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे माइनस कर देना, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे ना इस वैल्यू के साथ मैंने ऐड कर देना। यानी कि जिस सेल के अंदर प्लस का निशान लगाया वहाँ पे मैंने इस उस सेल की वैल्यू की, यानी कि 5 है, 5 प्लस थीटा कर देना। जहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ उस वैल्यू सेल की वैल्यू यानी कि 10 है, उसमें से मैंने माइनस कर देना थीटा। ठीक है, तो वही मैंने किया। इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने प्लस के साइन क्यों लगाए हैं। तो वही देखें, यहाँ पे माइनस का साइन था तो 10 माइनस थीटा कर दिया, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे 5 प्लस थीटा कर दिया, यहाँ पे माइनस का था 5 माइनस थीटा कर दिया, देन यहाँ पे प्लस का था 10 प्लस थीटा कर दिया, और यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे 5 माइनस थीटा कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास थीटा ही रहा। यहाँ पे क्या है कि कुछ कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से हमने थीटा ही रखा इसको। और यहाँ पे मैंने प्लस का वैसे साइन लगाया था, तो जीरो प्लस, जब कोई वैल्यू नहीं तो जीरो प्लस थीटा करेंगे तो थीटा ही आ जाता है, तो इसलिए थीटा लिखा हुआ है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि भाईजान थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, जाहिर बात है, जो जहाँ पे होगी वही थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो वो हमने किस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो आपने देखना कि भाईजान जिन सेल के अंदर नेगेटिव साइन मैंने लगाया था, तो मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगाया था, यहाँ इस सेल में नेगेटिव था, इस सेल में नेगेटिव था। अगर आपने नहीं लगाया या इस तरह भूल गए तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे माइनस हो रहा है ना थीटा, उस वो वाले सेल नेगेटिव थे। तो आपने क्या करना कि जिन सेल्स के अंदर नेगेटिव का साइन लगा हुआ था ना, उनको आपने सेपरेट लिख लेना है। जिस तरीके से ये देखेंगे x11 वाला सेल था जिसमें 5 माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा था, इसी तरीके से ये वाला सेल x22 बनता है, और ये हमारे पास x24 है। यही हमने वैल्यूज लिख ली है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि इनमें से आपने थीटा को इग्नोर करें, ये जो मिनिमम, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना 5, 5 और 10, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है। थीटा की वैल्यू आपने सबसे मिनिमम वाली वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो वही हम लिया थीटा, इन तीनों में से मिनिमम क्या है, यानी कि इसको आपने इग्नोर कर देना, इस चीज़ को, ये भी इग्नोर कर दें, ये भी इग्नोर कर दें, ये भी इग्नोर कर दें, सिर्फ आपने इन वैल्यूज़ को देखना है। या 5, ये भी 5 है, ये भी 10 है, इन तीनों में से मिनिमम क्या है 5, वो 5 जो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने थीटा को असाइन कर देनी है। तो हमने थीटा को वो वैल्यू असाइन कर दी, थीटा यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये सारा जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे देखें तो लिविंग वेरिएबल इसकी बेस पे हमने चूज़ करना होता है थीटा, जब हम पुट कर देंगे ना। तो अब जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी टेबल्स में। उससे पहले अब आप यहाँ पे देखें, वो अलग कंपटीशन इस वजह से किया। अब यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे ना, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन वाले ना, इन्हीं में से हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। ठीक है, और ये याद रखना, जिन सेल्स के अंदर नेगेटिव हमने मार्क किया होगा ना, उन्हीं सेल में से एक हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। और उसमें से आपको पता है कि थीटा की वैल्यू जब हमने ये ले ली है 5, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये वही है x11 वाली वैल्यूज यहाँ पे लिखे, 5 माइनस 5 0 आ गया। ये क्या था x22, ये x22 5 माइनस थीटा यानी कि 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे किया तो 10 माइनस 5 हमारे पास 5 आ गया। ठीक हो गया। अब लिविंग वेरिएबल कौन सा लेना होता है, यानी कि वो वेरिएबल लेना जिसकी वैल्यूज माइनस करने के बाद थीटा की जो वैल्यू हमने ली है उसको माइनस करने के बाद 0 हो जाए। अब देखें यहाँ पे 1 0 नहीं 2 0 आ रहा है, यानी कि टाई आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। जब आपके पास टाई आ रहा हो ना, तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी एक को लिविंग वेरिएबल ले लें, दोनों को नहीं ले सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही होगी, सिर्फ एक ही 0 आ रहा होगा, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 आ रही है ना, वो हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। अगर आपके एक से ज़्यादा ऐसे वेरिएबल आ रहे हैं जिनकी वैल्यू 0 है, तो आपकी मर्जी है कि आप उन दोनों में से कोई भी एक लीजिए। अब देखेंगे x11 की वैल्यू 0 आ रही है, x22 की वैल्यू 0 आ रही है, तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी एक को ले लें। तो हम इस में हम x11 को लिविंग वेरिएबल चूज कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है क्या, क्वेश्चन मार्क को इग्नोर करें, ये इग्नोर करें आप। ओके, तो हमारी मर्जी ये है कि हम इन दोनों में से कोई भी लिविंग वेरिएबल ले लें। तो हमने क्या लिया, हमने x11 को लिविंग वेरिएबल लिया, जो कि हमारा ये बनता है। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, और जो लिविंग वेरिएबल होगा ना उसकी वैल्यू आपने नहीं लिखनी। ओके, लिविंग वेरिएबल के अलावा जितनी भी ये थीटा यहाँ पे प्लस हो रहा था 10 प्लस
थीटा यानी कि 5 था तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। और ये जो हमारा लिविंग वेरिएबल होगा ना, इसकी जगह यहाँ पे बनेगा 0, तो हमने उसको लिखना नहीं क्योंकि वो लीव कर जाएगा हमारा। और उसकी जगह एंटर क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल हमारा एंटर हुआ, यही था ना हमारा एंटरिंग वेरिएबल। आप देख सकते हैं पहले भी मैंने आपको कहा था कि मोस्ट पॉजिटिव वाला हम एंटरिंग वेरिएबल लेंगे। ये हमारा एंटरिंग पोस्ट लूप बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल था, तो जारी बात है कोई लिविंग वेरिएबल भी तो होगा। तो वो लिविंग वेरिएबल हमारा क्या आया, x11 हमने लिया। तो जब हमने x11 ले लिया लिविंग वेरिएबल, तो यानी कि उसकी वैल्यू हमने अब नेक्स्ट इटरेशन में जो भी लिविंग वेरिएबल होगा ना, उसकी वैल्यू हमने नहीं लिखनी। तो वही क्या है, यहाँ पे ये हमारा लिविंग वेरिएबल था, यहाँ पे स्टूडेंट 0 आ रहा था, लिविंग वेरिएबल था इसलिए उसकी वैल्यू नहीं लिखी, रिमूव कर दिया। और यहाँ पे 10 था, 10 प्लस थीटा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 10 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 15 पहले ही से ही था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। यहाँ पे 5 प्लस थीटा था तो 10 हो गया, और यहाँ पे 10 माइनस थीटा था तो 5 हो गया। और यहाँ पे ये हमारा एंट्रिंग वेरिएबल था, तो ये देखेंगे यहाँ पे पहले तो एम्प्टी था ना, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं कंप्यूट होके। यहाँ पे जो वैल्यू कंप्यूट होके आई है 5, यहाँ पे थीटा था ना 5 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये आपने नेक्स्ट यानी कि आपने एक अलग से टेबल बना के ये फिल करनी है वैल्यूज, उसी में नहीं आप फिल करी जाएंगे, बिकॉज उसमें तो खैर आपने लूप वगैरह बनाया होगा। ये जब चीज़ें बनाए तो आपके पास नेक्स्ट ही सेल बनेगा। आपने क्या करना है कि ये जो हाईलाइटेड है ना, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो पहले ही बेसिक वेरिएबल्स थे और एक एंट्रिंग वेरिएबल हो गया, तो वो भी हमारा बेसिक कंसीडर होगा, उसके अलावा सारे नॉन बेसिक हो गए होंगे। अब देखें हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, ये बेसिक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है और ये बेसिक है। अच्छा, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जब 0 हो जाए, जिस तरह आप ये बेसिक वेरिएबल इसकी वैल्यू 0 है, तो कौन सा केस होता है, डीजेनरेसी का केस होता है। ये मैं जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो उनको पता होगा कि डीजेनरेसी के केसेस क्या थे। तो मैं यहाँ पे बता भी दूँगा, दोबारा रिपीट करूँगा, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जब 0 हो जाए तो इसका मतलब डीजेनरेसी होकर हो रही है। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल ये हो गया, ये और ये आ गए। आप देखेंगे पहले बेसिक वेरिएबल हमारे पास होते थे ये, अब ये हमारा लीव कर गया, उसकी जगह पे हमारा बेसिक वेरिएबल ये बन गया और बाकी सारे प्रीवियस वाले ही हैं, ठीक है। अब ये बेसिक वेरिएबल है, बाकी अब आपने क्या करना, नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो थे उनके आपने कोफिशिएंट्स जारी बात है दोबारा कंप्यूट करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मेथड ऑफ मल्टीप्लाइज वर्क करता है बेसिक वेरिएबल्स पे। अब आप देखें यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, तो यानी कि u1 u2 u3 v1 v2 इन सब की वैल्यूज दोबारा कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो वही उससे पहले कंप्यूट करने से पहले आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी इस नई वाले की, क्या है, जो बेसिक वेरिएबल है उनके ये यानी कि ये वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है इसको आपने उस सेल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 प्लस 2 किया, प्लस कर दिया 0 मल्टीप्लाई 7 किया, प्लस 15 मल्टीप्लाई 9 कर दिया, प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 कर दिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 18 कर दिया, और इसी तरीके से 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो ये लिखा हुआ है। तो ये इनकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो पहले तो हमारे पास आ रही थी कॉस्ट $520, अब हमारे पास हो गई $475, यानी कि देखेंगे आप कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। लेकिन अभी भी हमारे पास ये ऑप्टिमल है, यानी ये चेक करने के लिए अब हम दोबारा वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे। मैंने आपको वही बताया था कि आप u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 इन सब की वैल्यूज़ को दोबारा कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेसिक वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। तो हम उसी की बेस पे इनकी वैल्यूज़ को कंप्यूट करते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ वही जिस तरीके से मैंने पहले ही करवाई हैं आपको, किस तरीके से आपने इक्वेशन बनानी है, वो आपने क्या करना है, बेसिक वेरिएबल्स वाले जो सेल हैं उनके वो उठा लेने हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन बनेंगे, u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा u2 प्लस v2 इज इक्वल टू 7, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। u2 प्लस v3 इज इक्वल टू 9 आ गया। ये हमारा बेसिक u2 प्लस v4 इज इक्वल टू 20 आ गया। दैन इसी तरीके से u3 प्लस v1 इज इक्वल टू 4 आ गया, और इसे u3 प्लस v4 इज इक्वल टू 18 आ गया। ये हमने इक्वेशंस लिख ली। आप क्या करें, मैंने आपको वही बताया था, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, दोबारा आपको बता रहा हूँ। ये आपने प्रोसीजर बार बार करते रहना है जब तक आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है ना, इनकी वैल्यूज नेगेटिव ना आ जाए, जीरोज या नेगेटिव ना आ जाए। जैसे ही जीरोज या नेगेटिव होंगी तो आप समझ जाएंगे बजाय ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इससे
इसके बाद आप कर ही नहीं, आपका ऑप्टिमलिटी अचीव हो गया, तो आपका सोल्यूशन वहीं पर रुक जाएगा। अब क्या था कि इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने यू वन को, मैंने आपको कहा कि हमेशा हम तकरीबन यू वन को ही लेते हैं ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो लेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आएंगी। तो हमारे पास जो कंप्यूट होके वैल्यूज आई हैं तो वो है यू वन ज़ीरो, यू टू फाइव है, यू थ्री थ्री है, वी वन वन आ गया, वी टू टू आ गया, एंड वी थ्री फोर एंड वी फोर 15 आ गया। ठीक हो गया। अब वही है कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट कंप्यूट करने हैं। वो किस तरीके से करते थे वजन, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, ये इक्वेशन भी लिखी है। अब नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से थे, ये है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यू वन प्लस वी वन, जीरो प्लस वन माइनस 10, तो हमारे पास आ गया -9, तो वो यहाँ पे लिखी है, वही है नॉन बेसिक, यानी जीरो प्लस वन माइनस 10 इज इक्वल -9। इसी तरीके से बाकी ये जो ग्रीन में हाईलाइट है ये सारे नॉन बेसिक वेरिएबल, इन सबकी वैल्यूज को कंप्यूट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी -9 -16 4 -6 -9 -9। आप देखेंगे वजन नॉन कोफिशिएंट ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन एक वैल्यू ऐसी जो कि अभी पहुंची। इससे पता चला कि वजन आपका, आपने जो आपका जो अभी तक टेबल बना है, जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं हुआ। अगर ये भी नेगेटिव हो जाती तो फिर हम कह सकते थे वजन ऑप्टिमलिटी अचीव हो गया। ठीक है। अब आपको पता चल गया वजन मिनिमम का केस था, तो एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता था जो कि मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। एक ही हमारे पास नॉन बेसिक, सिर्फ आपने नॉन बेसिक्स वाले सेल देखने होते हैं, ये ना हो कि आप सारे ही देखने। इसमें आपने जब एंटरिंग वेरिएबल जो होता है ना, इसको आपने लेते वक्त बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल्स को इग्नोर करना होता है, सिर्फ नॉन बेसिक्स वालों की वैल्यू को देखना है। तो उसमें एक ही पॉजिटिव है तो वही हमारा एंटरिंग वेरिएबल आएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, क्लोज लूप बनाना है लिविंग वेरिएबल के लिए। तो ये हमारा एंट्रिक वेरिएबल है, मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट एंट्रिक वेरिएबल आ गया। तो अब हमने क्लोज लूप बनाना है। मैंने आपको बताया था कि वजन दो कंडीशंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, वर्टिकल मूव कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वेक्टर्स के, वो बेसिक वेरिएबल्स में लाई करने चाहिए। अगर कोई ऐसा सेल है जहाँ से आपको पता है कि वजन आगे पाथ नहीं निकल सकता, तो आपने उस सेल के अंदर मूव ही नहीं करना। लाइक अगर देखा जाए वजन, यहाँ पे अगर मैं वैसे ही आपको बना के दिखाता हूँ खुद, फिर आपको नीचे का, हम यहाँ पे खड़े, मैं वर्टिकल मूव कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल मेरी मर्जी है कि भैया मैं यहाँ पे मूव कर दूँ या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे से मैं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सबसे पहले वर्टिकल, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मेरा हेड आ जाएगा, ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी आ सकता, यहाँ पे आता तो मेरे पास क्या चॉइस थी, तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं फंस जाता, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल तो जा नहीं सकता वर्टिकल, और मैं क्योंकि इस पास से मूव करके आया हुआ था और मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकता था, ठीक है। इस वजह से मैं यही इसी सेल में रुक गया। क्लियर हो गया कि मैं किस वजह से अगले बेसिक वेरिएबल में नहीं गया। तो मुझे पता है कि जब यहाँ पे जाकर मैं फंस जाऊंगा, मैंने यहाँ पे जाना ही नहीं, यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद मैंने देखा भैया ये सारे बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पे रुकने के बजाय यहाँ पे मैं पहुँच गया। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्क लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव मार्क लगा दिया। अब यहाँ से मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं वर्टिकल मूव कर जाऊँ, बेसिक वेरिएबल ऊपर है तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्क लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मैं पीछे मैंने पॉजिटिव लगाया था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से मेरे पास एक ही चॉइस है कि भैया ना, मेरा बेसिक वेरिएबल तो कोई नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल मूव करूँगा तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। तो ये, ओहो, खैर आप ये मैं डेजी कर देता हूँ, तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ये मेरा था नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्लोज लूप बनेगा। क्लियर है। क्लोज लूप बनाने में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें एक्सप्लेन तो कर दें सारे पॉइंट्स के कहाँ कहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। तो ये था हमारा क्लोज लूप बनेगा, ओके। वही आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये रहा हमारा क्लोज लूप। तो क्लोज लूप बन गया, वही मैंने मार्क लगाया हुआ था कि यहाँ पे, मैं आपको बार मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट प्लस का मैंने मार्क लगाया था, जहाँ से स्टार्ट होंगे वहाँ पे हमने प्लस लगाना है। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
ओके वही है, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा लिया, तो जहाँ पे नेगेटिव मार्क है वहाँ पे हमने माइनस कर देना थीटा, और जहाँ पे प्लस लगाया वहाँ पे हमने प्लस कर देना थीटा को। ओके, अब थीटा की वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट करते थे, रिवाइज करें, क्या कहा था एग्जैक्टली आपको याद है? तो क्या था कि जहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन प्लेस किए हुए हैं जिस सेल में, उनकी जो वैल्यूज है यानी कि 15 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 है, इन दोनों का मिनिमम क्या है 10, तो थीटा हमारा 10 के इक्वल आ जाएगा। वही यहाँ पे मैंने किया 15 माइनस थीटा, मैंने एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसी तरह 10 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये माइनस वाला था ये माइनस वाला, दोनों को लिया, इन दोनों में से यानी कि इग्नोर करके 15 और 10 में से मिनिमम क्या है 10, तो थीटा इज इक्वल टू 10 मैंने ले लिया। ठीक है, इसको आप माइनस से करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू, यानी कि यहाँ 15 माइनस 10 किया 5 आ गया, और ये 10 माइनस 10 किया तो 0 आ गया। मैंने आपको कहा था कि जो जिन सेल्स के अंदर नेगेटिव साइन होगा उन्हीं में से हमारा एक कोई लिविंग वेरिएबल होगा, और लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग थीटा वैल्यू। ओके, और तो हमारे पास क्या है, x24 की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। लिविंग वेरिएबल की मैंने कहा था कि x24 है, ये है हमारा, तो जो लिविंग वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम नहीं लिखते नेक्स्ट साइटेशन में, और वही हमने करना है। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 0 आना चाहिए था, 0 आएगा, लेकिन ये हमारा लिविंग वेरिएबल है इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, और बाकी 15 और 5 और ये वाले 5 ऐसे ही रहेंगे। तो ये वही हुआ, 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ये एंट्रिंग वेरिएबल था तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया हमारा न्यू बेसिक वेरिएबल है, ये आ गया, या ये लिविंग था इसलिए हमने इसकी वैल्यू को नहीं लिखा। ये 5 और 5 एज इट इज़ आ गया, ये भी 5 एज इट इज़ आ गया, ये 10 आ गया आफ्टर एडिंग थीटा। तो हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल आ गया 5, ये वाले सेल हमारे पास, आपके पास आप देखेंगे ना गौर करेंगे तो हमारे पास न्यू बेसिक वेरिएबल्स आ गए। ओके, अब हमारे पास जब न्यू बेसिक वेरिएबल्स आ गए तो ज़ाहिर बात है हमारे पास क्या होगा कि u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 इन सब की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, इनको दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगा। वही हमने उससे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं, जो कि होगी 5/4 प्लस 10/7 प्लस 5/2 प्लस 15/9, और ये करेंगे जब सारे ऐड कर देंगे तो हमारे पास 435 आ गई। पहले सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास आई थी 520 कॉस्ट, $520, $520। फिर आई थिंक हमारे पास 470 या 475, मेरे अभी जेन में नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं हम। देखिए $475 कॉस्ट हो गई थी इस आइटेशन में। अब उससे ज़्यादा ऑप्टिमल, यानी कि हमने एक और आइटेशन की क्योंकि ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई थी, तो अब हमारे पास जो आ गई है कॉस्ट वो आ गई है $435। ठीक है, अब इसके ऑप्टिमलिटी देखने के वजह ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया यानी कि 435 जो हमने कॉस्ट निकाली है, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल है या नहीं, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए वही हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले तो हमने भाईजान u1 u2 इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को दोबारा कंप्यूट करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स चेंज हो गए। इसी चीज़ यानी कि आपको समझ तो आगे, इसको आप बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं होती। वो ये u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2, ये कॉस्ट है u1 प्लस v4 इज इक्वल टू 11। वो हम करके ये इक्वेशंस बना लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि u1 की वैल्यू को 0 लेके सारी वैल्यूज कंप्यूट कर लेनी, u1 से लेकर u3 तक और v1 से लेकर v4 सारी वैल्यूज आ गई हैं, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। नोट डाउन कर दिया तो अब हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को दोबारा कंप्यूट करना, जो कि होता था सी आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। तो वो जब हम कंप्यूट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास नॉन बेसिक ये -13 आ गया, -16, -10 और -4 -5 -5। अब ये देखें तो सारी वैल्यूज जो है ना नॉन बेसिक वेरिएबल्स की ना वो नेगेटिव है। तो हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या कहती थी कि मिनिमम का केस होता है हमारे पास अगर नेगेटिव और जीरोस वैल्यूज में से आ जाए नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है, तो हमारे हमने उसी टाइम रोक देना और वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। यानी कि एज आर नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइनल ऑप्टिमम वैल्यू जो हमारे पास कॉस्ट बनती है ना, वो हमने जो कंप्यूट की थी वो $435 थी ना, तो वो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू है। यानी कि हमारे पास साइलो सप्लाईज जिस 3 साइलो थे और 4 हमारे पास क्या कहते हैं उसको मिल्स थी, जिनकी डिमांड्स को पूरा करना था। उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने में जितनी हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी ना, वो $435 लगेगी।
इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, इससे ज़्यादा लगनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि कोस्ट का उन्हें कम से कम करना होता था हमारे पास, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाईजान अगर ये जो होता था हमारा साइलो वन, साइलो टू, साइलो थ्री, मिल वन, मिल टू, मिल थ्री, मिल फोर, तो ये हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल्स जो है ये बता रहे हैं भाईजान। साइलो वन ने 5 यूनिट सप्लाई किए मिल टू को, और उनके कॉस्ट क्या थी, टू। इसी तरीके से ये बता रहा है कि बिजनेस पायलट टू ने हमारे 10 यूनिट सप्लाई किए मिल टू को, और पर कॉस्ट क्या थी यूनिट की, 7। और मतलब कि अगर हम साइलो टू से 15 यूनिट मिल थ्री को सप्लाई करते हैं तो उसकी विद कॉस्ट 9 पर यूनिट। तो और इसी तरीके से हमारे पास ये लास्ट वन है कि जो साइलो थ्री है वो मिल वन को 5 यूनिट प्रोवाइड करे, और साइलो थ्री मिल फोर को 5 यूनिट सप्लाई करे। तो इन सब को मतलब कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो हमारी कॉस्ट आएगी ना वो $435 आएगी। अगर हम इस तरीके से इन साइलों से हम इन मिल्स को इस तरह हम अगर यूनिट्स सप्लाई करें ना, तो हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगी, और इस तरीके से हमारे पास सारी डिमांड्स भी फुलफ़िल हो जाएंगी, सारे मील्स की डिमांड्स फुलफ़िल हो जाएंगी, और कोई कंडीशन हमारे पास ऐसी नहीं होगी जो कि मसला करे। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा $435 है। तो ये था हमारे पास, ये थी हमारी वर्किंग। तो वोगल मेथड वगैरह मैंने सारे आपको करा दिए हुए थे। तो सारा कुछ सेम ही रहना ये, और वर्किंग सेम ही है तीनों मेथड्स के अंदर। तो आपने ये जिस तरह समझ लिया कि वजन मिनिमम मिनिमाइजेशन का केस है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी। हाँ, मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो हमने कब रुकना था, जब ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है ना इनकी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती थी, यानी कि जीरोज या पॉजिटिव आ जाती। मिनिमाइजेशन का केस था ना ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इसमें नेगेटिव या जीरोज आ जाए, तो नेगेटिव वैल्यूज आ गई थी तो इसलिए हम स्टॉप कर गए, ठीक है। तो दोनों केस मैंने आपको डिस्कस कर दिए साथ। ज़रूरत तो नहीं है अलग से करवाने की। और बता दिया है यहाँ पे, अगर पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन का केस होता तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती तो तब हमने कहना था कि वजन ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गया। मिनिमाइजेशन का केस है तो नेगेटिव वैल्यूज या जीरो होंगी तो तब हम कहेंगे ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई। और ये सारी वर्किंग जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की है ये सेम ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हैं ना, वर्किंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो आपके पास अ, जो सेल कंप्यूटर के आता है ना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आ जा भाई, ये जो सेल आपके पास कंप्यूटर पे आता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड करता है कि शिफ्ट चेंज होता है। लाइक अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपने लगाया तो आपके पास ये सेल ये टेबल आएगा। अगर आप क्या कहते हैं उसको, वैम लगाते हैं, तो वोगल मेथड लगाते हैं तो आपके पास हो सकता है कि टेबल की जो आए वो थोड़ा डिफरेंट सा हो, यानी कि उसके अंदर बेसिक वेरिएबल डिफरेंट हो। और इसी तरीके से अगर आप लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाएं तो हो सकता है उसके बेसिक वेरिएबल्स जो आए आपके पास कंप्यूटर के वो डिफरेंट हो। जब आपके पास ये टेबल यहाँ पे कंप्यूटर आ गया उसके बाद जो वर्किंग जो मैंने आज लेक्चर जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड किया वो सेम टू सेम उसके अंदर जितने भी स्टेप थे, जिस तरह आपने मेथड ऑफ मल्टीप्लाइज लगाना है, आपने लेट करना है, इनकी वैल्यूज किस तरीके से कंप्यूट करनी है, इनकी इक्वेशन u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11 आपने लिख के इस तरह u1 और v1 की वैल्यूज वगैरह निकाल लेनी है। देन आपने फिर नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज वगैरह निकालनी है वो सारे, और फिर आपने एंट्रिंग वेरिएबल लेना है, क्लोज लूप बनाना है, वो सारे जो जितने भी मेथड मैंने आपको जितने भी स्टेप करवाया ना वो सारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये लेक्चर अलग से नोट किया, और इससे पहले मैंने तीनों मेथड करवा दिए हुए हैं। तो जिन्होंने ये वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हुए लाइक वोगल वगैरह के डिस्कोर्स के, तो वो जाके लाजमी देखें, और लाजमी वो वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड वाला लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि वो मैंने सबसे ज़्यादा डिटेल में करवाया था। तो उस वो देखने के बाद आप लीस्ट कोर्स देखें और देन वोगल मेथड देखें तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आप ये वर्किंग वाला मेथड देखें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वाले लेक्चर में ही मैंने सारी बेसिक आपकी डेवलप की थी कि वजन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या और वो किस तरीके से बनती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो सारा मैंने उसमें कराया था। देन नॉर्थ वेस्ट मेथड को मैंने भी सारा डिस्कस किया था, तो इसलिए वो वाला लेक्चर लाजमी देखिए। देन लिस्कोस वाला, देन वोगल वाला, एंड देन वर्किंग देखें, तो ये सीक्वेंस होगा हमारा
इस लेक्चर ये आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा कि नॉन जो अनबैलेंस हमारे पास मॉडल्स होते हैं उनको हमने बैलेंस किस तरह करना है, और फिर उसके ऊपर यही वोगल लीस्ट कॉस्ट या फिर जो भी आपको मेथड का हो, लीस्ट कॉस्ट होता है, वोगल होता है और नॉर्थ वेस्ट का, इन तीनों में से अप्लाई करके देन उसकी वर्किंग का मैंने ये लेक्चर अपलोड कर दिया। तो वो उसमें वो छोटा सा ही लेक्चर होगा, उसमें सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि बजट अनबैलेंस का किस तरीके से पता चलता है। अगर अनबैलेंस है तो आपने, अगर अनबैलेंस क्वेश्चन है तो उसको आपने सोल्व, उसका सोल्यूशन किस तरीके, उसको बैलेंस किस तरीके से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया होगा कि भैया ये बैलेंस है या अनबैलेंस। आपने खुद ही देखना है, खुद ही डिसाइड चेक करना है कि भैया बैलेंस है या नहीं, क्योंकि ये जो मैंने कराया ये बैलेंस्ड है। तो वो बस छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें होगा कि एक अनबैलेंस मैं आपको प्रॉब्लम लूँगा आपके लिए, और उसको बताऊंगा कि भैया पता किस तरीके से चला, देन उसको बैलेंस करना और देन वर्किंग, सारा कुछ ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो अब उस लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।